हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, सीटेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। 200% यहाँ से पेपर में आएगा। वो आएगा कैसे, इस वीडियो को आप अंत तक देखना कि भी कैसे क्वेश्चन उठाते हैं, किन किन बिंदुओं पर वो ध्यान देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थात भाषा शिक्षण का मतलब होता है प्यारे बच्चे टीचिंग, कि हम भाषा को बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। शिक्षण का मतलब टीचिंग, हम बच्चे को भाषा क्यों पढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य छिपे हुए हैं। तो देखिएगा, इसके जो उद्देश्य हैं वो भी 4 हैं, आपके सामने हैं। लीजिएगा, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो इसमें सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कि ये 4 उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अगला है कौशलात्मक उद्देश्य, और उसके बाद अगला है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, और नंबर 4 पर है प्यारे बच्चों रचनात्मक उद्देश्य। तो देखिएगा क्या है ये। अगर बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य की, तो इस ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है, बारी बारी फिर ये कराएंगे कि भाई ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसके कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहली बात भाई, ज्ञानात्मक उद्देश्य है क्या, कि बच्चे को ज्ञान देने के लिए, अर्थात बच्चा विद्यालय आता है तो उसको भाषा का ज्ञान कराने के लिए कि भाषा क्या है, इसमें क्या क्या होता है, हम इस उद्देश्य को लेके और भाषा पढ़ाते हैं, भाषा शिक्षण कराते हैं कि भी भाषा में क्या है, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाचन क्या होता है, कि बच्चे को भाषा का ज्ञान कराना ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद भाई अगला जो पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशल जो शब्द है इसका मतलब है, जैसे आपने सुना होगा, सुनना कौशल, बोलना कौशल, उसके बाद पढ़ना कौशल, लिखना कौशल। तो ये जो कौशल शब्द है इसका मतलब है तरीका। अब तरीका देखिएगा प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये ज्ञान कराया बच्चे को, शब्द क्या होता है, भाषा क्या होती है, वाक्य क्या होते हैं, इनकी जानकारी देना या इनका ज्ञान देना। अब बात करते हैं कौशल। कौशल का मतलब तरीका, कि उन बच्चों को हम शब्दों को कैसे सिखाएंगे, बोलना कैसे सिखाएंगे, लिखना कैसे सिखाएंगे। कौशल का मतलब होता तरीका। तो भाषा शिक्षण में पहले तो भाषा के बारे में जानकारी देते हैं, शब्दों के बारे में जानकारी देते हैं, ज्ञान कराते, उसको ज्ञानात्मक उद्देश्य है भाई। कौशलात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि किस शब्द को, किस वाचन कौशल को या पठन कौशल को, किस कौशल को हम कैसे सिखाएंगे, उसको लिखना कैसे सिखाएंगे, बोलना कैसे सिखाएंगे, ये होता है कौशलात्मक उद्देश्य में। अभी इसी वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले ये बता दें कि ये चीज़ें हैं क्या, ताकि फिर उसको समझने में आसानी रहेगी। अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य का मतलब क्या होता है, एक बार गौर से अगर आप देखते हैं तो प्यारे बच्चे, एक शब्द होता है वृत्ति, और उस वृत्ति का मतलब होता है बच्चे की सोच या बच्चे की मानसिक सोच। अब इसके आगे शब्द लगा दिया अभिवृत्ति, इस अभिवृत्ति से बेटे शब्द बना है अभिव्यक्तात्मक। तो अभिवृत्ति जो शब्द है, वृत्ति मतलब बच्चे की खुद की या स्वयं की जो सोच होती है, खुद की या उसकी स्वयं की जो सोच होती है, जो मानसिकता होती है, वो प्यारे बच्चे उसकी क्या होती है, वृत्ति होती है। कहते हैं ना, उसकी मनोवृत्ति ऐसी है। अभिवृत्ति किसी के कहने के कारण, किसी के कहने के बाद या कारण, या किसी से सुनने, कहीं वो सुनकर आया, फिर उसमें उसके प्रति रुचि जागृत हो गई। अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी आदमी के माध्यम से या किसी और जो सोर्सेज हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, वहाँ से आपको कोई बात या न्यूज़पेपर से कोई बात पढ़ के आपकी जो सोच है वो सोच बदलना, वो वृत्ति बदलना अभिवृत्ति कहलाता है। किसी माध्यम से जब सोच बदल जाती है वो अभिवृत्ति कहलाता है। तो अभिवृत्ति का मतलब ये है कि जो साहित्य है, उस साहित्य अभिवृत्ति में क्या होगा, बच्चे की पठन के प्रति रुचि जागृत कराई जाएगी, अर्थात माध्यम होगा शिक्षक, पठन के प्रति, वाचन के प्रति, लेखन के प्रति या साहित्य के प्रति उसकी रुचि जागृत कराना, कि भी हम उसको भाषा क्यों पढ़ाते हैं, कि उसकी साहित्य के प्रति रुचि जागृत हो जाए। अब देखिएगा अगला पॉइंट है रचनात्मक उद्देश्य। भैया जो रचनात्मक उद्देश्य है प्यारे बच्चे,
इसका मतलब समझने की कोशिश करना आप। रचनात्मक में बच्चा क्या करने लग जाता है, बच्चा रचना करने योग्य हो जाता है। रचना कह लो आप, या सृजनात्मक शब्द है भी, सृजना कह सकते हो आप, सृजनात्मक शब्द है कि वो, या इंग्लिश में इसके लिए क्रिएटिविटी शब्द, अर्थात जो रचनात्मक उद्देश्य है, अर्थात लास्ट में ये भाषा सीखने का अंतिम चरण या स्टेज माना जाता है। और पेपर में ये आता भी है कि भाषा सीखने का अंतिम स्तर या चरण कौन सा है, जब वो बच्चा रचना करने लग जाए, अर्थात तो कविता लिखने लग जाए, कहानी लिखने लग जाए, उपन्यास लिखने लग जाए। वो बच्चा कम एज का भी हो सकता है, जैसे सरोजिनी नायडू ने मात्र 13 साल की में लिख दी थी, कम एज का भी हो सकता है वो बच्चा, मिडल एज का भी हो सकता है वो बच्चा। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो पता चलता है कि उसके अंदर प्रतिभा कितनी है, तब वही। तो रचनात्मक उद्देश्य में क्या करा जाता है कि उसको साहित्य की विधाओं का ज्ञान कराकर, साहित्य की जो शैली है कि इसको ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना है। तो देखिएगा बेटे, एक बार मैं फिर दोहरा दूं, इस वीडियो में हम करेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थात बच्चे को भाषा की जानकारी देंगे, भाषा क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, ज्ञान क्या होता है। उसके बाद वही कौशलात्मक कि किसको कैसे सीखना, शब्दों को बोलना कैसे है, सुनना कैसे है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, या भाषा का प्रयोग हमें कैसे करना है, ये कौशलात्मक उद्देश्य में आ जाता है प्यारे बच्चे। अब बात आती है अभिवृत्तात्मक, अर्थात बच्चे की साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति, इन कौशलों के प्रति रुचि जागृत करना अभिवृत्तात्मक कौशल कहलाता है। अब बात आती है बेटे रचनात्मक, इसमें बच्चा क्रिएटिविटी, रचना करने लग जाता है या वो सृजनात्मक हो जाता है। तो प्यारे बच्चे एक एक को बारी बारी इनके पॉइंट को लेकर अब आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, पहला है भाई, सबसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य में भाषा संबंधी तथा साहित्य संबंधी जो ज्ञान है उस पर ध्यान दिया जाता है कि भी उसको भाषा का ज्ञान है या नहीं, नहीं है तो वो कितना है, क्या क्या नहीं जानता। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को देखिएगा, दूसरे पॉइंट से समझेंगे, पहला थोड़ा ये समझने के बाद समझ में आएगा आप लोगों को। विद्यार्थियों को ध्वनि का ज्ञान कराना, शब्द का ज्ञान कराना, वाक्य का ज्ञान कराना ज्ञानात्मक उद्देश्य बेटे। अर्थात ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इन सब के बारे में हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में बताएंगे, इनकी जानकारी कराएंगे। मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होती हैं, शुक्तियाँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम ज्ञानात्मक कौशल में बच्चे को बताते हैं। इसलिए उनको हम भाषा शिक्षण ज्ञान कराते हैं और ज्ञानात्मक कराते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में, विभिन्न जो विधाएं हैं साहित्य की, जैसे भी विभिन्न विधाओं में कविता आ जाएगी कि कविता क्या है, कहानी क्या है, उसके बाद नाटक वगैरह ये क्या है। तो साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी होनी चाहिए कि कविता के लिए क्या आवश्यक है, कहानी के लिए क्या आवश्यक है, नाटक के लिए क्या आवश्यक है। अगला पॉइंट है भाषा संबंधी अशुद्धियों की पहचान करना। अब धीरे धीरे उसको ज्ञान को विकसित करते करते ये देखेंगे कि भाषा संबंधी अगर वो बोलने में अशुद्धि करता है तो उसको शुद्ध कराएंगे कि भी आपने नहीं सीखा इसको कैसे बोला जाता है लिखने में। अब बात करते हैं भी, अगला है पॉइंट भाषा के तत्वों की विश्लेषण क्षमता का ज्ञान। देखिए, कोई भी भाषा है उसकी संरचना होती है, तो भाषा की संरचना होती है तो उस संरचना में क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ये तत्व जो होते हैं इनका मतलब है कि कोई भाषा, चाहे हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे संस्कृत है, वो कठिन है या मुश्किल है, बच्चा उसका विश्लेषण करना सीख जाता है कि हिंदी भाषा में वाक्यों की रचना कैसे होगी, इंग्लिश भाषा में कैसे होगी, इसका ज्ञान भाई ये तत्व में आ जाएगा। इसके बाद किसी भी तत्व से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना। कोई भी तत्व है, जैसे मान के चलो वाक्य संरचना का तत्व है भाई, पहले जैसे कर्ता आएगा फिर क्रिया आएगी, और पहले कर्ता आएगा फिर क्रम आएगा फिर क्रिया आएगी। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो प्रत्येक का फिर हम उदाहरण देके कि भी जैसे हमने वाक्य बनाया, मोहन खाना खाता है, या मोहन दूध पीता है, तो मोहन करता है, दूध कर्म है और पीता है। तो इनका उदाहरण देके हम इसको सिखाएंगे। अब मूल्यांकन की क्षमता का विकास किया जाएगा कि बच्चों ने क्या किया कि बच्चों को जो सिखाया गया, उनको ध्वनि सिखाई गई, शब्द सिखाए गए, वाक्य सिखाए गए, विधाओं की जानकारी दी गई, क्या उनको वो आया या नहीं आया।
तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य कि हम बच्चे को भाषा शिक्षण कराते हैं, अर्थात बच्चे को भाषा पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? तो उसका एक पहलू था 4 में से कि बच्चे का ज्ञान बढ़ाने के लिए, और ज्ञान मतलब बच्चे को भाषा की जानकारी देने के लिए। अभी इसी बीच भाई अगला जो पॉइंट है, इसका अगला जो है वो है भाई कौशलात्मक। तो देखिएगा कौशलात्मक में क्या होता है। भाषा के कौशलात्मक उद्देश्य में भाषा के 4 कौशल हैं भाई, जैसे सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। 4 क्रम से लिखे हुए हैं, और पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि इनको 4 को क्रम से ही पूछ ले। तो सुना, अब हम बच्चे को सुनना सिखाएंगे तो किस तरीके का प्रयोग करेंगे, बोलना सिखाएंगे तो कैसे, पढ़ना सिखाएंगे तो कैसे, लिखना सिखाएंगे तो कैसे। ये होता है कौशलात्मक विकास। तो देखो, पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखिए, जब तक बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होगी किसी भी चीज के प्रति, कि चाहे खाने की बात हो चाहे खेलने की, वो कभी उसमें इंटरेस्ट जब तक नहीं लेगा उसको करेगा ही नहीं। कबीरदास ने कहा था, लगन लगे बिन काज होत नहीं। तो प्यारे बच्चों, पहले तो पढ़ने और पढ़ाने के प्रति बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करेंगे, उसके बाद उसको शुद्ध बोलेंगे, बिल्कुल शुद्ध सरल बोलेंगे, प्रभावपूर्ण, ताकि वो उसके दिमाग पर असर डाले, प्रभावपूर्ण बोला जाएगा। और अपने भाव, अनुभूतियों तथा विचारों को व्यक्त करना सिखाएंगे कि भी इसको ऐसे व्यक्त करना है, इस शब्द को ऐसे बोलना है, इस वाक्य को ऐसे बोलना है। ये सारे के सारे बेटे कौशलात्मक विकास में आएंगे। उसके बाद शुद्ध वाचन करना है आपको, और शुद्ध लेखन करना है। ये वो कब करेगा? जब शिक्षक शुद्ध वाचन करेगा, अर्थात शुद्ध बोलेगा, और शिक्षक शुद्ध लिखेगा अगर वर्तनी, तो बच्चा भी इसको फॉलो करेगा। बढ़ते भी आगे, साहित्य की विधाओं को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना। भी ये था यहाँ तक उसका पढ़ वाचन। अब है कि भाई वो पढ़ना, पठन का मतलब होता है कि भी अर्थ ग्रहण करना सीख ले। तो साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनको वो पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करना सीख ले, कि भी उसका अर्थ ग्रहण कैसे किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों को साथ लेके, विलोम शब्दों के द्वारा या वाक्य का प्रयोग करके हम उसको सिखा देंगे कि भी इस शब्द का ये मीनिंग है और ये शब्द यहाँ पर इसलिए आया है, इसलिए वो उसका अर्थ आसानी से समझ लेगा और उसको पूरी की पूरी पाठ्य सामग्री समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे, सुनकर शुद्ध अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। भाई अब सुनकर देखिएगा, ज्यादातर जब हम विद्यालय में जाते हैं, छोटा बच्चा जाता है, अगर भाषा शिक्षण की बात हो तो सबसे पहले टीचर वाचन से शुरुआत करता है, क्योंकि टीचर कर रहा है वाचन और बच्चे कर रहे हैं श्रवण। भाई तो बच्चे वहां पर सुन रहे हैं, इसलिए प्यारे बच्चों शुद्ध सुनकर वो शुद्ध वाचन करेगा और शुद्ध उसका फिर लेखन करेगा। ये कौशलात्मक उद्देश्य में कि भी शुद्ध सुना या नहीं, जैसे बच्चा गलती कर देता है। अगला मैंने बताया था भी, अगला है अभिवृत्तात्मक। तो अभिवृत्तात्मक में देखिएगा प्यारे बच्चों, अभिवृत्ति देखिए, मैंने जब भी बताया था, जब ये क्लास शुरू की, तो वृत्ति का मतलब होता है सोच, बच्चे की खुद की सोच, और अभिवृत्ति किसी के कारण उसकी सोच बदलना। अर्थात कोई ऐसा टीचर आया, कोई ऐसी चीज हुई कि उसकी जो सोच है, उसका इंटरेस्ट है, वो दूसरी तरफ मुंह कर गया, बदल गया। तो भाषा शिक्षण इसलिए कराया जाता है। पहला पॉइंट देखिएगा, विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, कि भी शिक्षक अपने जो टीचिंग कौशल है, उसकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, उनके द्वारा इतना अच्छा तरीके से पढ़ा देता है कि बच्चे के अंदर साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती। नहीं तो सोचता भाषा क्या करूंगा मैं, ये क्या करूंगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, विद्यालय के वार्षिक पत्रिका में बच्चों को मोटिवेट करना साहित्य के प्रति, कि आप कुछ 4 लाइनें लिखो, 5 लाइन लिखो। आपको पता है विद्यालय की वार्षिक पत्रिका छपने जा रही है, उसमें आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, कितना अच्छा लगेगा। तो सर मैं भी लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा। तो ये अभिवृत्ति मतलब उनकी सोच बदल देना साहित्य के प्रति। वो पत्रिका में चाहे 4 पंक्तियां लिखे, लेकिन लिखने की कोशिश करेगा, वो चाहे उसमें चुटकुले लिखे, कहानी लिखे, इवन साहित्य के प्रति रुचि। और फिर जब उसका फोटो आएगा, उसको गरो देखो मम्मा मेरा आया, सबको दिखाता फिरेगा। तो वो उसके अंदर उसका इंटरेस्ट, अगली बार वो और अच्छा लिखेगा, उसको इंतजार रहेगा कि वार्षिक पत्रिका कब छपेगी। साहित्य की गतिविधियों का पाठ्येतर क्रियाकलाप, साहित्य की जो गतिविधियां, जैसे कोई भी नाटक आया किसी भी क्लास में, उस नाटक का फिर अभिनय कराना, या कोई कहानी आई, उस कहानी का फिर उसको सुनवाना स्टेज पे, जैसे एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम कोई भी, या हम रिपब्लिक डे, या फिर और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो साहित्य में जो गतिविधियां हैं
साहित्य में जो चैप्टर उसी के ऊपर फिर हम वही एक्टिंग करवाने के प्रति, इससे बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, अभिवृत्ति, उसकी सोच बदलेगी साहित्य के प्रति, पढ़ने लगेगा भी वो। पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन भी इसको और पढ़ लो, क्योंकि यहाँ जो है लेवल नहीं दे रखा, तो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ पाठ्य की अन्य पुस्तकें पढ़ाना, जैसे कोई कहानी की पुस्तक पढ़ा दी, कोई धर्म की पुस्तक पढ़ा दी, कोई नैतिक शिक्षा की पुस्तक या चैप्टर पढ़ाने के लिए हम उसको मोटिवेट कर देते हैं। इसके बाद ग्रंथालय का उचित उपयोग, ग्रंथालय पुस्तकालय, पुस्तकालय में होता क्या है, पुस्तकालय पुस्तकों का भंडार है, तो भी पुस्तकों का भंडार है तो बच्चा क्या करेगा वहाँ पर, उसके अंदर अभिरुचि, पुस्तक आपके पास नहीं है जी, पैसे भी नहीं मेरे पास, तो हमारा जो पुस्तकालय उसमें है उसको पढ़ना। वो भाई जैसे किसी सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला को पढ़ेगा, आगे को पढ़ेगा, प्रेमचंद जी को पढ़ेगा तो रुचि, हाँ जी बहुत अच्छी बात कही है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो उसकी ये चीजें पढ़कर, ये रचनाएं पढ़कर रुचि जागृत हो जाएगी भाई। उसके बाद क्या करें, अभी उसकी जो संस्कृति और सभ्यता है उसका अध्ययन, कि आपको पता है अगर आपको भाषा की अच्छी नॉलेज होगी तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम क्या थे, हमारी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी होगी उसको, तो बेटा वो अभिवृत्ति, इसके कारण वो अभिवृत्तात्मक हो जाएगा और अपने साहित्य के बारे में जानने की कोशिश करेगा, अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेगा, अपने पूर्वजों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो प्यारे बच्चों ये थे अभिवृत्तात्मक उद्देश्य। इसके बाद अंतिम उद्देश्य है रचनात्मक उद्देश्य, और वो पेपर में अक्सर सीटेट में पूछा जाता है। तो देखिएगा रचनात्मक उद्देश्य, रचनात्मक का मतलब होता है कि हम बच्चे को भाषा शिक्षण कराते हैं, तो ये बेटे भाषा का अंतिम चरण या स्तर है रचनात्मक, की बच्चा रचना करने लग जाए। देखिए उसकी हमने क्या किया, पहले शब्द ध्वनि भाषा के बारे में बताया, फिर उनको कैसे सीखना है कौशलात्मक में बताया, अभिवृत्तात्मक में उनकी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी। अब उसके बाद वो जब कवि या लेखक बनेगा, वो रचना करने लगेगा, तो रचनात्मक उद्देश्य है। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसकी कैसे मदद करेंगे। रचनात्मक उद्देश्य भी पहला, रचना प्रवृत्ति को विकसित करना, कि भी रचना कैसे की जाती है, कि भी कविता के लिए जैसे आप कविता लिख रहे हैं तो कविता के लिए रस आवश्यक है, अलंकार आवश्यक है, छंद आवश्यक है। तो पहले की कविता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं भाई, इसके बारे में बताएंगे। फिर स्वानुभूति की शक्ति की, आप सोचो, आप अपने मन से सोचो किसी टॉपिक के बारे में, जैसे अब मान के चलो हाल फिलहाल में कोई टॉपिक चला हुआ है, जैसे भी पीछे से मुद्दा चला हुआ था, अलग अलग मुद्दे चलते रहते हैं, जैसे कभी इलेक्शन के ऊपर मुद्दा आ जाता है, तो कभी प्रदूषण के ऊपर आप बताइए, तो आप अपने विचार, तो क्या कहता है स्वानुभूति, स्व मतलब खुद की, अनुभूति मतलब सोचना, किसी विषय के बारे में जब आप खुद से स्वयं से सोचते हैं वो स्वानुभूति कहलाता है। तो बेटा इसमें क्या करेगा बच्चा कि सोचेगा और फिर वो नई रचना करेगा, क्योंकि रचनात्मक का मतलब अपने उसके खुद के मौलिक विचार होंगे भी, ऐसा नहीं किसी की नकल करेगा। आगे बढ़ते हैं, काव्य की विभिन्न विधाओं जो है विधाएं हैं उनमें रचना करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करेंगे कि कविता लिखिए, कविता ऐसे लिखी जाती है, कहानी लिखना, कहानी ऐसे लिखी जाती है। तो जो साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, कविता है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, तो इनके बारे में प्रोत्साहित करेंगे। काव्य की विभिन्न विधाएं हैं, जैसे भी गीत है, कविता है। काव्य का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा साहित्य है, कभी आप कविता समझ लें। तो कविता कैसे लिखी जाती है, गीत कैसे लिखा जाता है, फिल्म कैसे लिखी जाती है, नाटक कैसे लिखा जाता है, रेखा चित्र कैसे लिखा जाता है, डायरी कैसे लिखी जाती है, इसके लिए उसको मोटिवेट करेंगे भाई। बढ़ते हैं आगे, काव्य रचना की विविध शैलियां। देखिएगा काव्य रचना की विविध शैलियां होती हैं। एकाध रचनाकार इतनी सिंपल, इतनी साधारण भाषा में लिख देता है, जैसे प्रेमचंद जी लिखते थे, नागार्जुन जी कविता लिखते थे, प्रेमचंद कहानी और उपन्यास लिखते थे, नागार्जुन जी कविता लिखते थे, निराला की कविता पढ़ो, आप अज्ञा जी की कविता पढ़ो, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। एक शैली होती, इस शैली को आम बोलचाल की शैली कहते हैं, या भी इस शैली को हम तद्भव शैली कहते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी शैली संस्कृतनिष्ठ कह सकते हो या तत्सम शैली कह सकते हो। अगर आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ोगे तो उनकी भाषा है तो हिंदी, खड़ी बोली की हो कविताएं, लेकिन समझ में नहीं आई क्योंकि शुद्ध एकदम तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों,
काव्य रचना की जो विविध शैलियां हैं इनका ज्ञान कराना और फिर उनकी कल्पना शक्ति विकसित करना। अब बताइए आप कौन सी शैली में लिखेंगे, भाई आम लोगों को समझाना चाहते हो या केवल बुद्धि वर्ग को समझाना चाहते हो? तो बच्चा डिसाइड करेगा, नहीं जी मैं तो आम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। तो आपको भाषा भी आम लोगों की ही अपनानी पड़ेगी। कठिन कठिन शब्द ढूंढ के लाओगे तो फिर वो आपकी रचना ज्यादा प्रचलित नहीं होगी। इस तरह से मोटिवेट करेंगे। भाई देखिए रचनात्मक उद्देश्य चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में मौलिकता की शैली का विकास करना। देखिएगा प्यारे बच्चों, बात करते हैं मौलिकता। अब देखिए मौलिकता और दूसरा जो शब्द है, कल मैंने कराया भी था, दूसरा शब्द है अनुदित। मौलिकता और अनुदित में क्या फर्क है? अनुदित और मौलिकता में क्या फर्क है बेटा? देखिएगा एक बार ध्यान से। ये मौलिकता होता है जो स्वयं रचना करता है, रचनाकार जो स्वयं या खुद रचना करता है, अर्थात किसी की कोई नकल नहीं करता। अनुदित में क्या होता है कि कोई रचना पहले से हो रखी है, उसका जैसे रिमेक्स प्रस्तुत करते हैं, जैसे मूवी का या गाने का, या कोई रचना उसकी नकल संस्कृत का हिंदी में लिख दिया। तो यूं कह रहे हैं कि रचनात्मक उद्देश्य में बच्चे के अंदर मौलिकता गुण, भाई आप खुद से लिखिए, कोई नई रचना लिखिएगा, ऐसी रचना जो पहले किसी ने नहीं लिखी है। देखिए क्या कह रहा पॉइंट, विद्यार्थियों में मौलिकता की शैली का विकास करना, नकल मत कीजिए, खुद लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद विद्यार्थियों को शब्द साहित्य निर्मित करने योग्य बनाना, कि भी शब्द साहित्य क्या होता है प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट है, एक बार समझ लो शब्द साहित्य का मतलब क्या होता है। पहली बात, शब्द का मतलब होता है सच्चा, और साहित्य का मतलब होता है भी ये रचनाएं या लिटरेचर। तो शब्द साहित्य अर्थात उस साहित्य में किसी प्रकार का फूहड़पना ना हो। फूहड़ आप समझ गए होगे भी, फूहड़ का मतलब होता है कि भी ये बकवास जैसे अश्लीलता ना हो। उसके बाद उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाएं वो शब्द शुद्ध हो, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए जो अनपढ़ गवार या मोटी बुद्धि के इंसान या अज्ञानी इंसान प्रयोग करते हैं कि कैसे भी शब्द बोल दिए, ओए इधर आओ, ये नहीं। बिल्कुल अपनी भाषा पर हमें क्या रखना है, बिल्कुल संयम रखना है। तो शब्द साहित्य मतलब एक तो साहित्य अच्छा हो, शिक्षा देने वाला हो, सबको, सबके लिए कल्याणकारी हो, मतलब उसकी भलाई के लिए हो। यूं नहीं कि आप मनोरंजन के, जैसे आप गाने सुनते हो चस्के, मनोरंजन के चस्के, ये शब्द साहित्य में नहीं आता। ये हमारे समाज का जो स्तर है, जो सोच है, जो मानसिकता है, उसको गिरा रहे हैं और उसको बिगाड़ भी रहे हैं। तो शब्द साहित्य का मतलब क्या हो गया कि भी अच्छी रचना हो, उसमें शब्दों का जो प्रयोग किया जाए तो अच्छे शब्दों का प्रयोग। यूं नहीं कि भाई गवारू शब्दों का प्रयोग करना, बीच बीच में जैसे गाली लिख देना, है ना। जैसे एक आध में टीचर को सुनता है, अबे अबे अबे, मैं वो शब्द बोल लूंगा नहीं क्योंकि मैं भी उसी श्रेणी में आ जाऊंगा। यूट्यूब पे बोलते गालियों का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कि भाई पता नहीं। तो ये साहित्य या अच्छे साहित्य की निशानी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं और एक अलग टॉपिक के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।